हाय फ्रेंड्स, बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास जो आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, प्लीज सजेस्ट करिए सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। और मैं सभी लोगों को बोलता हूं कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ नहीं होता, बस आपके पास में जो मैं चेकलिस्ट अभी बता रहा हूं इस वीडियो में, वो सारे चेकलिस्ट फुलफिल होने चाहिए, वही आपका सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12 ऐसे जरूरी पॉइंट्स जो अगर आपके पॉलिसी में, तो आपकी पॉलिसी बेस्ट है। अगर आप पॉलिसी खरीदने के लिए सोच रहे हो तो ये 12 पॉइंट मस्ट है। अगर आपके पॉलिसी में ये 12 पॉइंट है तभी आप ये पॉलिसी लीजिए, वरना मत लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगली बार जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। पॉइंट नंबर 1, नो रूम रेंट रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब आपके पॉलिसी में कोई भी रूम के ऊपर कैपिंग नहीं रहना चाहिए कि अगर आप 20 लाख की पॉलिसी ले रहे हो या 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर सिंगल प्राइवेट रूम ही मिलेगा या एसी रूम ही मिलेगा। तो ऐसा कोई भी पॉइंट्स आपके पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पॉलिसी में रूम रेंट पे कैपिंग है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ 10 लाख का पॉलिसी और उस पे 1% ऑफ द रूम रेंट का कैपिंग है, मतलब आप 10,000 के ऊपर का रूम नहीं ले सकते हो। और एक मेट्रो सिटी जैसे मुंबई में एक आईसीयू रूम का चार्ज 12 से 15,000 रुपए होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आप कितना बड़ा डेंट लोगे। और रूम रेंट रेस्ट्रिक्शंस मतलब सिर्फ आपको रूम चार्ज ही नहीं पे करना पड़ेगा अपने जेब से, उसमें डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस प्लस आरएमओ चार्जेस प्लस नर्सिंग चार्जेस, वो सारे चीज का प्राइस बढ़ जाता है। सेम डॉक्टर अगर जनरल वार्ड में आता है आपको इंस्पेक्ट करने के लिए तो उसका कॉस्ट 1500 रुपए होता है, और सेम डॉक्टर अगर आपको डीलक्स रूम में आएगा तो उसका कॉस्ट 2000 रुपीज होता है। तो ये सारी चीजें का कॉस्ट बढ़ जाता है व्हेन यू टेक अ सिंगल प्राइवेट के ऊपर वाला रूम, या कोई भी अगर रूम ले रहे हो आप तो। पॉइंट नंबर 2, नो कोपेमेंट। कोपेमेंट मतलब होता है कि अगर आपके पॉलिसी में 20 या 30% का कोपेमेंट है तो वो आपके ऊपर सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास पॉलिसी में 20% का कोपेमेंट है और आपका सम इंश्योर 10 लाख का है और आपका सिंगल बिल आ गया 10 लाख रुपीस का, तो 20% के हिसाब से 2 लाख रुपए आपको अपने जेब से पे करने होंगे और रिमेनिंग 8 लाख विल बी सेटल्ड बाय कंपनी। और ये पर हॉस्पिटलाइजेशन में होगा, ऐसा नहीं होता कि सिंगल ईयर में एक ही बार होगा। आप जितने बार हॉस्पिटलाइज होगे उतनी बार 20% आपको अपने जेब से पे करना है। तो इससे बचिए। अगर आपके पॉलिसी में कोई भी तरीके का कोपेमेंट है तो अपने एडवाइजर से रिक्वेस्ट करिए कि ऐसी पॉलिसी मुझे मत एडवाइस करिए और मुझे इस पॉलिसी से बाहर निकाल के कोई अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में लेके आइए। पॉइंट नंबर 3, नो सब लिमिट्स। सब लिमिट्स मतलब क्या होता है, अगर समझ लीजिए पुराने पॉलिसीज में क्या होता था कि अगर आपके पास में 10 लाख का पॉलिसी है और आपको पॉलिसी में सब लिमिट्स है तो कुछ पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर में बहुत छोटा छोटा सा अमाउंट डिफाइन किया रहता था। जैसे आप कैटरैक्ट के लिए 30,000 के ऊपर का अमाउंट नहीं ले सकते हो, किडनी स्टोन के लिए आप 50,000 के ऊपर का अमाउंट नहीं ले सकते हो। इस सारे लिमिट्स को बोलते हैं सब लिमिट्स। सब लिमिट्स ऑन वेरियस डिजीजेस। तो अगर आपके पॉलिसी में सब लिमिट्स जैसा कुछ है तो इस पॉलिसी से बचिए। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अप टू सम इंश्योर्ड आपको पॉलिसी में कवर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, रिस्टोरेशन। इसका मतलब होता है कि आप जितनी बार भी हॉस्पिटलाइज होगे उतनी बार आप एलिजिबल हो अपने सम इंश्योर्ड को बार बार यूटिलाइज करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो ये पॉलिसी वैलिड रहेगी 31 ऑफ दिसंबर तक। ठीक है। अभी सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं इसी पॉलिसी में कि अगर आपने 8 लाख रुपए का क्लेम कर लिया इन द मंथ ऑफ मार्च, तो लॉजिकली फ्रॉम मार्च टिल नेक्स्ट दिसंबर यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 लाख रुपीस, राइट। पर हम लोग देखते हैं कैंसर ट्रीटमेंट्स में या डायलिसिस ट्रीटमेंट्स में यहाँ पे आपको बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, बार बार कीमोथेरेपी लेना पड़ता है, डायलिसिस थेरेपी लेना पड़ता है। तो ये वाले सिनेरियो पे रिस्टोरेशन काम में आता है। तो जितनी बार आप उसके बाद भी हॉस्पिटलाइज होगे उतनी बार आपको अगेन 10 लाख रुपीस और मिलेगा। मतलब मार्च में आपने हॉस्पिटलाइज लिया, 8 लाख कंपनी ने दे दिया, आपके पास 2 लाख रुपए बचा। अब सिमिलरली आप एग्जांपल लीजिए कि वापस जुलाई में आप एडमिट हो गए फॉर वॉट एवर रीजन, आप वापस से 10 लाख रुपीस और यूटिलाइज कर सकते हो। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपके पास रिस्टोरेशन है तो वो सेम पर्सन सेम इलनेस कवर करता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आपके पॉलिसी में होना ही चाहिए। अगर आपके पॉलिसी में रिस्टोरेशन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम या अनलिमिटेड टाइम है तो आप चेक करिए कि इसमें सेम पर्सन सेम इलनेस भी कवर है कि नहीं, ये मस्ट है। पॉइंट नंबर 5, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद। ऐसा नहीं होता ना, डॉक्टर बोलता है आपको जाओ अगले दिन से क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो। व्हाट डॉक्टर विल एडवाइज यू, डिस्चार्ज होने के बाद में 10 दिन बाद ये सारे टेस्ट करा के वापस मेरे पास आइए और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्यूरेबिलिटी है नहीं या वापस से एडमिट करने की जरूरत होगी। तो इसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब होता है अगर आप समझ लीजिए आज मुझे डेंगू डायग्नोस हो गया तो डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता कि निखिल पहले दिन जाके ही तू एडमिट हो जा। व्हाट डॉक्टर विल एडवाइज, टेक कीवी, ईट पपाया एंड पपाया के लीव्स का जूस पीजिए, और उसके बाद भी अगर आपका प्लेटलेट काउंट रिकवर नहीं हुआ तब जाके आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप एडमिट होइए। बट अगर मैं वो
ड्यूरेशन में कीवी पपाया खा रहा हूँ या मेडिसिन भी ले रहा हूँ, डॉक्टर के विजिट भी ले रहा हूँ, सारे टेस्ट रिपोर्ट्स भी करा रहा हूँ, तो उसका भी तो कॉस्ट देना चाहिए ना कंपनी को। तो सारे कॉस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर कंसल्टेशन, सेकंड ऑल द मेडिकल रिपोर्ट्स, सारे मेडिसिन, सारे का कॉस्ट कंपनी हमको देगी। दैट इज कॉल्ड एज प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपके पॉलिसी में होना ही चाहिए एंड मिनिमम डेज शुड बी 60 एंड 180 डेज। दैट कम्स अंडर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। पुराने पॉलिसीज में 30 एंड 60 डेज का होता था, 30 डेज प्री, पोस्ट में 60 डेज, बट नाउ सारे पॉलिसीज अपग्रेड हो चुके हैं एंड 60 डेज प्री एंड 180 डेज पोस्ट। इन सम पॉलिसीज प्री 90 डेज तक का कवर है एंड पोस्ट 180 डेज तक का कवर है। तो आपके पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, डे के प्रोसीजर्स। डे के प्रोसीजर क्या होता है? डे के प्रोसीजर मतलब अभी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपको क्लेम करना है तो मिनिमम 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज मैंडेटरी। दैट इज कॉल्ड एज इनपेशेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी डे के प्रोसीजर मतलब क्या होता है? ये वो ट्रीटमेंट्स होता है जिसमें रोबोटिक या एडवांस ट्रीटमेंट की वजह से आप 2 या 3 घंटे में सर्जरी हो जाएगी और आपका डॉक्टर सेम डे घर पे भेज देगा। इसमें तो 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन आया ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वो फिर कवर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। जिसमें भी लोकल यूज ऑफ एनेस्थीसिया होता है, यूज ऑफ मिनी ऑपरेशन थिएटर्स होता है या डॉक्टर डिस्चार्ज समरी बनता है, इसको हम लोग कहते हैं डे के प्रोसीजर। इसके कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कैटरैक्ट का सर्जरी हो गया। आज से 10 साल 15 साल पहले कैटरैक्ट का सर्जरी मतलब आपको 2 या 3 दिन एडमिट करते थे, फिर लेजर सर्जरी हो गया, फिर 2-3 दिन बाद घर पे छोड़ते थे। या किडनी स्टोन की सर्जरी की बात कर ले तो पेट में एक कट मार के वहां से स्टोन निकालते थे, उसके बाद में वापस से स्टिचेस करते थे। बट नाउ डेज लेजर ट्रीटमेंट थ्रू डायरेक्टली हो जाता है और विद इन 2 और 3 आवर्स के बाद में आपको घर भेज देते हैं। सो दिस आर कॉल्ड एज डे के प्रोसीजर। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे पॉलिसीज में होता है कि आपका लिमिटेड डे केयर प्रोसीजर्स कवर होते हैं। किसी पॉलिसी में 520 डे केयर प्रोसीजर कवर होगा, किसी में 320, किसी में 350। तो ऐसे पॉलिसीज से बचिए और सारे डे केयर प्रोसीजर आपके पॉलिसी में कवर होने ही चाहिए। इट इज मैंडेटरी। पॉइंट नंबर 7, नेटवर्क कवरेज। आप जो भी पॉलिसी ले रहे हो, आप चेक करो कि आपके नियर बाय लोकेलिटी में या जहां पे आप रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हो या जो हॉस्पिटल में रेगुलर जा रहे हो वो नेटवर्क में है कि नहीं। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज मैं मुंबई थाने में रहता हूं और मेरे नियर बाय में जुपिटर, ऑस्कर, टाइटन ये बड़े हॉस्पिटल्स है। अब मैं देखूंगा कि मेरी पॉलिसी में ये सारे हॉस्पिटल्स कवर है कि नहीं, क्योंकि कल को कोई भी इमरजेंसी होगी तो मैं नियर बाय यहीं पे जाऊंगा। तो ये सारे हॉस्पिटल्स आपके पॉलिसी में कवर होने चाहिए कैशलेस में। पॉइंट नंबर 8, कंज्यूमेबल कवर्स। आपके पॉलिसी में सारे कंज्यूमेबल कवर्स होने ही चाहिए। कंज्यूमेबल कवर्स मतलब क्या होता है? ये वो चीजें होती है जो एक बार सिर्फ आपके ऊपर यूज होगी, उसके बाद में डॉक्टर्स डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे कि ग्लव्स, सीरिंज, पीपी किट, नर्सिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सारी चीजें आपके ऊपर लगता है, उसके बाद डॉक्टर फेंक देता है। अगर कोई डॉक्टर एक ग्लव्स पहनता है, उसके बाद में आपको एग्जामिन करने के बाद में वो आप देखते रहोगे वो ग्लव्स को डिस्पोज फेंक देता है उसको। तो वो सारी चीजें कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में एक राइडर लेना पड़ता है। अगर आप वो राइडर लेंगे तो वो सारी चीज भी कवर हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हो तो एक राइडर बहुत कंपलसरी है, दैट इज टू बी कवर्ड योर ऑल नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। पॉइंट नंबर 9, नो क्लेम बोनस। ये एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपके पॉलिसी में अच्छी नो क्लेम बोनस होनी ही चाहिए। नाउअडेज अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 100% का नो क्लेम बोनस होता है एवरी ईयर। मैक्सिमम इट विल गोज अप टू 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम और 1000 टाइम और अनलिमिटेड टाइम। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आज मैं 10 लाख का पॉलिसी ले रहा हूं और ये साल मैंने क्लेम नहीं किया तो अगले साल ये 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख हो जाएगी विद द सेम प्रीमियम दैट आई एम पेइंग फॉर 10 लाख। है ना बहुत बढ़िया चीज। पुराने पॉलिसीज में ये 10% या 20% होता था। मतलब अगर मैं 10 लाख का पॉलिसी ले रहा हूं, ये साल क्लेम नहीं करूंगा तो 11 लाख ही होगा। बट नाउअडेज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 10 लाख की पॉलिसी ये साल क्लेम नहीं करूंगा तो अगले साल में ये 2x बढ़ जाएगा, दैट इज 20 lakhs, देन आफ्टर 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs, मैक्सिमम इट विल गोज अप टू, कुछ पॉलिसीज में ये 10% है, कुछ में 7% है, कुछ में अनलिमिटेड टाइम से। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी पॉलिसी, अगर आपके पास में अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो उसमें अच्छा नो क्लेम बोनस भी होना चाहिए ताकि आप मेडिकल इन्फ्लेशन को मात दे सके एवरी टाइम। पॉइंट नंबर 10, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी एक बहुत जरूरी क्लॉज है। पुराने पॉलिसीज में क्या होता था कि अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है या कोई भी सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है तो ये वैलिड रहेगा सिर्फ 60 इयर्स ऑफ तक एज। मतलब 60 साल के बाद में आप रिन्यू करने की कोशिश भी करोगे फिर भी वो पॉलिसी बंद हो चुका रहेगा। बट नाउअडेज सारे पॉलिसीज में, सारे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी होता है। मतलब आज मैं 30 साल का हूं और 30 साल के एज में अगर मैंने पॉलिसी ले लिया तो ये मैं चाहूं तो 70-80 जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये पॉलिसी में रिन्यू कर सकता हूं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने पॉलिसी में चेक करिए लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है कि नहीं। पॉइंट नंबर 11, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। आज के डेट में
इंडिया को डायबिटीज कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब कि हर दूसरे आदमी को डायबिटीज या प्री डायबिटिक का शिकायत होता है। तो आप अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रहे हैं और आपको डायबिटीज है तो आप चेक करिए कि आपके पॉलिसी में डायबिटीज डे 1 से कवर हो सकता है कि नहीं, या 30 डेज के बाद कवर हो सकता है कि नहीं। बहुत सारे पॉलिसीज में 3 या 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है टू कवर योर डायबिटीज एंड ऑल। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर आपको है तो आप अपने एडवाइजर्स को पूछिए, आप अपने एग्जीक्यूटिव को पूछिए कि क्या मैं इसको 0 डे या 30 डेज के वेटिंग पीरियड में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको डायबिटीज है और आपने एक 10 लाख की पॉलिसी ली है जहां पे डायबिटीज 3 साल के बाद कवर होगा, और कल को समझ लीजिए 1 साल के बाद में अगर आपको हार्ट अटैक शूट हो गया, तो बहुत सारी कंपनीज आपको ये भी बोल सकती है कि ये तो डायबिटीज की वजह से हुआ है तो हम क्लेम नहीं देंगे। तो बेटर होगा कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो डायबिटीज डे 1 से कवर होना चाहिए, या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आप कोशिश करिए कि वो डे 1 से कवर हो जाए। पॉइंट नंबर 12 एंड लास्ट पॉइंट, अ गुड एजेंट। ये एक सबसे बड़ा चेकलिस्ट में ऐड करिए कि आपके पास में एक अच्छा एडवाइजर हो जो आपको क्लेम्स के टाइम पे अच्छा सपोर्ट करे, जो आपको बता सके कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन मीट है कि नहीं, आपको क्लेम कैसे मिलेगा और क्लेम मिलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। आज मेरे पास में 15 से 20 डीएम रोज आते हैं कि मेरे पास एडवाइजर नहीं है, प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए। सो उसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता कौन सा डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है कौन सा नहीं है, और वो सारे डॉक्यूमेंट डाल देते हैं और कभी कभी कुछ एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप एक ऐसे एडवाइजर से लीजिए जो फुल टाइम आपके ही पॉलिसी के बारे में काम करे अगर क्लेम आ रहा है तो, और आपको पूरा का पूरा ऑन टाइम सपोर्ट देके आपका क्लेम प्रोसेस स्मूथ कर दे। तो एक गुड एडवाइजर बहुत मस्ट होता है। होप आप लोगों को ये 12 के 12 चेकलिस्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गए रहेंगे, और अगर आप पॉलिसी लेने के लिए सोच रहे हो तो आप जरूर से जरूर ये सारी चीजें कंसीडर करिए व्हाइल बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। कमेंट बिलो आपके पास कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है।